एसएससी 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 चलता रहता है दिमाग में। क्यों? क्योंकि बनना चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, बनना चाहते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन ये सपने रह जाते हैं अधूरे हर बार कुछ कमियों की वजह से। तो इन्हीं कमियों को दूर कर आपके सिलेक्शन को अश्योर करने हम लेकर आ रहे हैं एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स 21 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। तो अभी जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें। एसएस बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन ओएल एक्सपर्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। सबसे पहले तो हैप्पी होली टू यू ऑल, क्योंकि आपको पता है कि आज है होली का दिन और मानते हैं कि आज त्योहार है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, आज का त्योहार हो सकता है कि आज ही आपको अच्छा लगे, शाम तक अच्छा लगे, आपने रंग खेला, बाकी लोगों से मिले, बहुत कुछ खाया, घर में बहुत सारे लोग मिलने आए, सारी चीजें हुई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर दिन त्योहार रहे, यानी हर दिन होली, हर दिन दिवाली रहे, तो आपको अपना सिलेक्शन अश्योर करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन के लिए लगातार मेहनत आपको करती रहनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके लेखपाल हिंदी के बैच में वाक्यों के प्रकार के बारे में। तो मैंने आपको ऑलरेडी कई बार नोटिफिकेशन दिखाया है यूपी ट्रिपल एससी का कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आ रही हैं। तो उनमें से एक पार्ट आपका वाक्यों के प्रकार से भी रिलेटेड है। तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे विस्तार से। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप हमारी क्लासेस जो है वो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक एंड टेलीग्राम चैनल पे भी आपको लिंक प्रोवाइडेड है। और सबसे खास बात है हमारी वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करिए। हमारी वेबसाइट का क्या नाम है? www.olexpert.org.in। तो आज ही विजिट करिए अगर अभी तक नहीं किया है। एज यू नो कि हम लोग स्टार्टिंग किससे करते हैं? एक मोटिवेशनल थॉट से। तो आज भी हमारा मोटिवेशनल थॉट सेम है कि जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लीजिए कि आप क्या हैं, सही रास्ते पर हैं। यानी कि आप मेरा जो इस मोटिवेशनल थॉट को देने का जो पर्पस है वो यही है कि जिससे आप भी अपनी तैयारी में इतने तल्लीन हो जाएं, इतने खो जाएं कि आपको ये भी ना याद रहे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कब आपको एग्जाम देना है। बाकी रिजल्ट अपने हाथ में तो नहीं होता है, रिजल्ट आप छोड़ दीजिए। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपको यह भी नहीं ध्यान है कि कब एग्जाम आ गया, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एग्जाम पास करने के रास्ते पर हैं, बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूपी ट्रिपल एससी के नोटिफिकेशन के बारे में, तो मैंने कई बार आपको बताया है, यहाँ पर फिर से देख लीजिएगा एक बार कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग समास पढ़ चुके, पर्यायवाची पढ़ चुके, विलोम पढ़ चुके, संधियां पढ़ चुके, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ चुके, वर्तनी त्रुटि पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अगर मैं बात करूं लोकोक्ति, मुहावरे पढ़ चुके हैं, वाक्य संशोधन और वाक्यों के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसी में से आज हमारा जो टारगेट है, आज हम क्या खत्म करेंगे? वाक्यों के प्रकार। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे। तो सबसे पहले वाक्यों के प्रकार जानने से जरूरी है कि वाक्य होते क्या है, पहले तो हम यही जान ले। तो वाक्य क्या है? शब्दों के समूह है। लेकिन कैसे शब्दों के समूह है? सार्थक शब्दों के। तो चलिए इसकी एक परिभाषा देखते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया राम खाया, खाना,
तो ये शायद आपको नहीं समझ में आएगा कि राम खाना खाया या राम खाया खाना, राम ने पहले खाना खाया, राम ने खाया पहले खाना। इस तरीके से क्या कहते हैं कि कोई भी वाक्य अगर बनाना है तो शब्दों से ही काम नहीं चलेगा, उसका सार्थक क्रम भी होना चाहिए, यानी कि सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए और उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक शब्दों को जब व्यवस्थित करेंगे तभी अर्थ निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता के कथन का अभीष्ट आशय अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। अभीष्ट आशय यानी कि जो वो कहना चाहता है, जो वो बताना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है, वो अगर आपको अर्थपूर्ण रूप से, अगर उसका अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए तो वह वाक्य कहलाता है। तो पहली बात तो अकेला एक शब्द कभी वाक्य नहीं हो सकता, समूह होना चाहिए शब्दों का। ठीक है, कम से कम एक से ज्यादा शब्द तो होने ही चाहिए, तभी एक वाक्य बनेगा, और वो भी सार्थक क्रम होना चाहिए, सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई, यानी जो भी इकाई बन के तैयार होती है जिससे कुछ हमें पता चलता है जो सामने वाला है, यानी कि जो वक्ता है वो क्या कहना चाहता है, तो वो कहलाता है आपका वाक्य। अब हम बात करेंगे वाक्यों के अंग, यानी वाक्य में भी कई अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि जो इस वाक्य को पूरा कर रहा है या फिर इस वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति है या फिर क्रिया करने वाला व्यक्ति है, और बाकी का सारा पोर्शन क्या कहलाता था? प्रेडिकेट, है ना, अगर इंग्लिश की हम बात करें। तो उसी तरीके से हिंदी में अगर हम देखें तो वाक्यों के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य जानते क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए वो क्या कहलाता है? उस वाक्य का उद्देश्य। ठीक है, एंड विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो उद्देश्य है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो बाकी का हिस्सा क्या कहलाता है? विधेय। तो कई बार आपसे प्रश्न इस तरीके से भी आता है, एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और इस वाक्य में विधेय क्या है। तो याद रखिए, जिसके बारे में बात कही जाए वो उद्देश्य और जो बात कही जाए वो विधेय। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाक्यों के भेद। वो थे वाक्यों के अंग, और ये क्या है? भेद, यानी कि प्रकार। तो वाक्यों के भेद अगर देखें तो उनके 2 आधार हैं, यानी 2 आधार पे हम वाक्यों के कई प्रकार बना सकते हैं। तो पहला आधार क्या है? अर्थ के आधार पर, और दूसरा आधार है रचना के आधार पर। तो जो संख्या सबसे ज्यादा है वो अर्थ के आधार पर है, क्योंकि कई बार हम वाक्य बोलते हैं और हर बार वाक्य का जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए अर्थ के आधार पर हमें बहुत ज्यादा प्रकार देखने को मिलते हैं। अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, यानी एक एक करके सारी चीजें। फिर रचना के आधार पर देखें तो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, उन पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? अर्थ के आधार पर। तो यहां देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद में सबसे पहला वाक्य आता है हमारा विधानवाचक वाक्य। अब यहां देखिएगा विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति हो, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, भारत एक देश है। अब किसी ने नाम लिया भारत, तो हमें बताया, किसी ने बताया कि भारत एक देश है, ना कि एक राज्य है। ठीक है, तो भारत एक देश है, इससे हमें जानकारी मिल रही है। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, इससे भी हमें जानकारी मिल रही है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, ये भी हमें जानकारी दे रहा है। तो ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं जिनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है वो आपके विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा? निषेधवाचक। निषेध का मतलब ही होता है किसी चीज को मना करना। ठीक है, तो जहां पे हमें कोई निषेध जैसी चीज लगे, अभी आगे देखते हैं, जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो, यानी कि ऐसा लगे कि कोई कार्य होना था पर नहीं हुआ, या हो रहा था अब नहीं हो रहा है, तो यानी कि निषेध हो, मना हो जाए, तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा? मैंने दूध नहीं पिया। अगर इन्होंने कहा होता मैंने दूध पिया,
तो यहाँ पे निषेध नहीं होता बल्कि सकारात्मक वाक्य होता कि हाँ ये बात, ये काम होना था, ये हो गया। लेकिन मना किया जा रहा है इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। क्या है? मैंने दूध नहीं पिया, फिर मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ न कर सकी। तो हर जगह आप देख रहे हैं कि काम का होना नहीं पाया जा रहा है बल्कि काम रुक जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा। आपने सुना होगा या खुद भी आप हमेशा क्या किसी को हर चीज बताते ही नहीं है, कभी कभी आप पूछते भी हैं, तो वो भी तो एक वाक्य ही होता है। तो जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पे देखेंगे वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत क्या है? जैसे अभी पिछले वाले में हमें क्या बताया गया? भारत एक देश है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि भारत क्या है, तो ये क्या है? एक प्रश्न है, और प्रश्न जहां पर हो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि आखिरी में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, आखिरी में। फिर उसके बाद श्री राम के पिता कौन थे? अब यहाँ पे हमें जानकारी नहीं मिल रही है, हमसे पूछा जा रहा है श्री राम के पिता कौन थे, तो प्रश्नवाचक। दशरथ कहाँ के राजा थे? वहां पर हमें बताया गया था कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो वो जानकारी मिल रही थी, तो वो विधानवाचक वाक्य था। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है इसलिए ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अब अगला देखते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, आज्ञा शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या फिर प्रार्थना की जाती है, यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है, जिसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव या इंपरेटिव सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, तो वही है आपका आज्ञा। या तो आज्ञा हम देते हैं या तो प्रार्थना करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, हमने किसी से कहा बैठिए, बैठिए, हमने ऑर्डर दे दिया बैठिए, बैठ जाओ, है ना। या फिर हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कृपया बैठ जाइए, है ना, तो प्लीज लगा के बोल सकते हैं या कृपया कह के बोल सकते हैं, तो ये भी आपका आज्ञावाचक वाक्य ही होगा। फिर जैसे हमने कहा शांत रहो, फिर हमने कहा कृपया शांति बनाए रखें, तो यहाँ पर एक में देखिए हम बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे रहे हैं और एक में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही आपके कैसे वाक्य कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय का क्या मतलब होता है? विस्मय का मतलब होता है जहां पे या तो हम बहुत खुश होते हैं, या तो हम बहुत दुखी होते हैं, या फिर हम बहुत आश्चर्यचकित होते हैं किसी चीज से, तो हम कहते हैं विस्मय की स्थिति है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, तो अब देखेंगे वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए, यानी कि आप बहुत ज्यादा या तो अनुभूति कैसी, बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं, या फिर बहुत दुखी होने की अनुभूति कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको कहें कि दुख की प्राप्ति हो गई है, तो किसी भी प्रकार की अगर गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है तो वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, आहा कितना सुंदर उपवन है, यानी कि कितना अच्छा बाग है, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश हुए और खुश होते ही आपके मुंह से क्या निकल गया? आहा कितना सुंदर उपवन है। तो जब आहा आप बोलेंगे तो यहाँ पे आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी एक्सक्लामेटरी साइन का। इसी तरीके से जैसे आपने कहा ओह कितनी ठंडी रात है, यानी कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी ठंड होगी, और अचानक से आप जब बाहर निकले तो आपने कहा ओह कितनी ठंडी रात है, तो यहाँ पे भी आपको आश्चर्य हुआ, तो आपने ओ के बाद क्या लगाया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये कैसा वाक्य हो गया आपका? विस्मयादिवाचक वाक्य। फिर उसी तरीके से जैसे किसी ने कहा अरे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, अरे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, यानी कि आपने सोचा नहीं था कि सामने वाला इतना गुस्सा करेगा। ठीक है, और वो गुस्सा कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रश्न आप लगाएंगे, कौन सा आप यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे? विस्मयादिबोधक। तो जैसे ही आप विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे ये वाक्य किसमें बदल जाएगा? विस्मयादिवाचक वाक्य में। ठीक है,
अब एक और वाक्य देखिएगा, इच्छावाचक वाक्य, इसको क्या बोलते हैं, इच्छावाचक। अब इसमें देखिएगा क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी इच्छा का, आकांक्षा का या आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, या किसी से उम्मीद कर रहे हैं, या आशा कर रहे हैं, या आपने किसी के लिए बहुत अच्छी बात बोली, तो वहां पर क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिएगा, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, दीर्घायु यानी कि तुम्हें दीर्घ आयु दे, तुम्हें एक लंबी उम्र दे। तो आपने क्या अपनी एक इच्छा ही तो दर्शाई है कि हम चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, तो ये कैसा वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। फिर हमने कहा नव वर्ष मंगलमय हो, यानी जो नया साल लगा है वो हमेशा आपके लिए अच्छी चीजें ही लेकर आए, मंगल चीजें ही लेकर आए, तो मंगलमय हो, यहां पर हमने अपनी एक आकांक्षा जताई है। फिर हमने कहा भगवान करे आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। अब यहाँ पे तो देखिए इच्छा लिख भी दिया गया है, तो हमने एक प्रार्थना की, हमने एक विश मांगी, हमने एक इच्छा जताई कि भगवान करे आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। तो ये कैसा वाक्य है, आपका इच्छावाचक वाक्य है। अब यहाँ पे देखते हैं एक और वाक्य, ये सारे के सारे किस आधार पे, अर्थ के आधार पर है, ठीक है, अभी रचना के आधार पर भी पढ़ना है। अब यहां पे देखेंगे संकेतवाचक वाक्य, यानी जहां पे हमें किसी बात का संकेत हो। चलिए देखते हैं, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक काम तभी संपन्न हो सकता है जब दूसरी शर्त पूरी हो जाए या दूसरा काम पूरा हो जाए, यानी निर्भरता जब देखी जाती है तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य। तो चलिए उदाहरण देखते हैं, परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी, यानी कि इसमें क्या है, अगर परिश्रम किया होगा तभी सफलता मिलेगी, यानी कि ये जो सफलता वाली बात है, सफलता वाला जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं निर्भर किस बात पे कर रहा है, पहले वाक्य पे, यानी कि परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो अर्थ के आधार पर देखें तो ये कैसा वाक्य है, आपका संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी ये जो दूसरा काम है ये पहले काम पर निर्भर कर रहा है, यानी कि फसल अगर अच्छी करनी है तो वर्षा का होना भी जरूरी है। तो ये भी कैसा वाक्य है, आपका संकेतवाचक। अब इसी तरीके से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप पहचान के अपने एग्जाम में लिख पाएंगे कि संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयादिवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है या फिर विधानवाचक है। ऐसे सारे अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और वाक्य देखिएगा, संदेहवाचक वाक्य, ये भी अर्थ के आधार पर है। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, यानी कोई शंका हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपको कंफर्मेशन नहीं है, यानी कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई स्पष्ट बात नहीं है, आपको नहीं पता कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, क्या होगा, ये आप अभी बहुत कुछ डाउट में है, दुविधा में है, तो वहां पे कैसा वाक्य होता है, संदेहवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिएगा, क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया, आप कंफर्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, ठीक है, तो ये क्या है, संदेहवाचक। फिर इसी तरीके से क्या उसने काम कर लिया, क्या उसने काम कर लिया, ये भी क्या है, एक संदेहवाचक वाक्य, यानी कि आप क्लियर करना चाहते हैं कि क्या ये काम हो गया है या नहीं। अब यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे अर्थ के आधार पर, और अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बेसिकली 3 ही है। तो सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सरल वाक्य। सरल वाक्य जो है वो बहुत ही सरल होता है, इसीलिए इसका नाम ही है सरल। ये कैसे सरल होता है जानते हैं क्यों, क्योंकि इसमें एक ही काम हो रहा होता है और एक ही बार जो विषय है, यानी कि कहा जाए जो कर्ता है वो एक ही होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर होगा उदाहरण से भी। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है वही तो विधेय होता है ना। अभी इसीलिए मैंने वाक्यों के अंग में आपको बताया था कि वाक्यों के 2 अंग होते हैं, एक विधेय और एक उद्देश्य। तो विधेय जिसके बारे में बात कही जाए और उद्देश्य उसके बारे में जो भी बात कही जाए, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, यानी कि करने वाला भी एक होता है और क्रिया भी एक ही होती है, तो वो होते हैं हमारे सरल वाक्य। जैसे देखिए मुकेश पढ़ता है,
तो विधेय एक ही है मुकेश, और काम भी एक ही हो रहा है, पढ़ने का, सिर्फ पढ़ने के अलावा कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। फिर हमने कहा राकेश ने भोजन किया। अब विधेय भी एक ही है, राकेश ही है, और काम भी एक ही हो रहा है, यानी क्रिया भी एक ही हो रही है, भोजन करने का। तो ये कैसा वाक्य होगा आपका? सरल वाक्य होगा। फिर इसी तरीके से हम दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने क्या बताया कि 3 भेद हैं, तो दूसरा भेद क्या है? संयुक्त वाक्य। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे 2 चीजों को या 2 से ज्यादा चीजों को संयुक्त किया जाए, मिलाया जाए, वो होंगे आपके संयुक्त वाक्य। चलिए परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? यानी कि हमने बार, विधेय 2 है, क्रियाएं भी 2 हैं, वाक्य भी 2 हैं, लेकिन हम नाम बार बार नहीं प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि उसी काम को जोड़ने के लिए हम कुछ, कहा जाए कि कुछ निर्धारित शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय। और ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। अब आप थोड़ा सा उदाहरण पे आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब आप बताइए, यहाँ पे जो विधेय है, यानी कर्ता तो एक ही है, चलो ये बात ठीक है कि वही व्यक्ति गया था सुबह और वही व्यक्ति लौट आया, लेकिन काम 2 हो रहे हैं, क्रिया 2 हो रही है, एक बार जाने का और एक बार आने का। तो हमने यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय क्या जोड़ा? और, बस और लगा दिया और वाक्य एक ही बना दिया, लेकिन क्रिया 2 है। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। हमने क्या बोला? वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी एक बार जाने का काम हो रहा है, एक बार लौटने का काम हो रहा है। तो ये कैसा है? संयुक्त वाक्य। फिर प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अब यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, एक तो बोलने का और दूसरे में क्या कहा जा रहा है? कंडीशन लगा दी गई, शर्त लगा दी गई। और शर्त लगाने के लिए हमने दोबारा से नहीं कहा, हमने कहा तुम प्रिय बोलो, तुम असत्य मत बोलो, नहीं, हमने बस पर का, पर यानी समुच्चय बोधक अव्यय, हमने क्या पर जोड़ के हमने एक ही बात में दोनों बातें बोल दी कि तुम्हें प्रिय भी बोलना है लेकिन असत्य भी नहीं बोलना है। ठीक है, तो 2 बातों को, 2 क्रियाओं को हमने एक ही वाक्य में जोड़ दिया समुच्चय बोधक अव्यय से। तो ये कैसे वाक्य हैं? आपके संयुक्त वाक्य हैं। अब इसके बाद तीसरा वाक्य जो है वो कहलाता है आपका मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। और अक्सर बच्चे संयुक्त और मिश्रित में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि संयुक्त और मिश्रित में क्या अंतर है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। अच्छा, वहां पर देखिए दोनों स्वतंत्र वाक्य थे, स्वतंत्र वाक्य थे, एक बार वो गया एक बार आया, तो वो मिश्रित वाक्य नहीं है। लेकिन मिश्रित वाक्य की खासियत क्या है कि एक वाक्य प्रधान होगा और दूसरा जो है वो मुख्य नहीं बल्कि उसका उपवाक्य होगा, यानी कहीं ना कहीं निर्भरता होगी उसकी। ठीक है, अब देखिएगा अन्य आश्रित उपवाक्य, आश्रित यानी कि जो निर्भर हो, किस पर? प्रधान वाले पर, यानी मुख्य वाक्य पर निर्भर होगा, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। यानी कि मुख्य विधेय यानी कि करने वाला एक ही होता है, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही होती है वो एक ही होता है, मुख्य क्रिया भी एक ही होती है यानी कि विधेय भी एक ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य छोटी क्रियाएं या कहें कि उपवाक्य भी जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब देखिए क्रिया 2 हो रही है, एक तो दवा पीने का और दूसरा सोने का, लेकिन सोने वाला काम मुख्य है, प्रधान है, लेकिन किस पे आश्रित हो रहा है? उसने दवा पी। ठीक है, जब उसने दवा पी तब वो सोया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यानी कि जो वाक्य है वो, जो मुख्य वाक्य है वो जो उपवाक्य है वो कहीं ना कहीं मुख्य वाक्य पर निर्भर कर रहा है, यानी कि जो सोया है वो किस पर निर्भर कर रहा है? कि उसने दवा पी। ठीक है, फिर इसी तरीके से यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये बात सही है कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, ये एक दूसरा काम है और परिश्रम करना एक दूसरा काम है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, फिर उसी तरह मैं जानता हूं
कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे की लगा के दो बातों को जोड़ दिया गया। पहली क्रिया क्या है कि वो जानता है, मैं जानता हूं, फिर तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, ये दूसरी बात है, और दोनों ही बातें एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब आप केवल इतना बोल के नहीं चुप रह सकते कि मैं जानता हूं, आपको आगे बताना पड़ेगा कि आप क्या जानते हैं। तो आपने आगे की लगाया और दोबारा से बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ वाक्य आएंगे, जैसे कि मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहां पर आपने देखा कि वाक्यों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने आधार पर होते हैं, और उदाहरण के साथ समझा। तो हमारी किसी दिन अगली क्लास भी होगी जिसमें हम प्रैक्टिस सेट में आपको वाक्यों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। सो हैप्पी होली टू यू ऑल वंस अगेन। और मैं फिर से बोल दूं, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? OL एक्सपर्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं बता दूं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो वाक्यों की शुद्धि पर होगा। ठीक है, कि वाक्यों की शुद्धि पर कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। वैसे मैंने बताया तो था, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बुरा लगता है, कॉन्फिडेंस भी जाता है बार बार फेलियर्स देखकर, लेकिन ये सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन है टारगेटेड स्टडी, यानी कि स्मार्ट स्टडी। इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक टारगेट लेखपाल बैच, जिसका टारगेट है आने वाली लेखपाल की परीक्षा में आपको सफलता दिलाना। इस बैच की शुरुआत होगी दोपहर 12 बजे से जीएस के साथ। 1 बजे से आप पढ़ सकते हैं हिंदी, 2 बजे से ग्रामीण परिवेश और 3 बजे से मैथ्स। तो आज ही ज्वाइन करिए टारगेट लेखपाल बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।